24 दिसंबर 1999 एक ऐसा दिन जिस दिन की वजह से आज तक कई मासूमों की जानें जाती हैं। नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से शाम के तकरीबन 4 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC814 टेक ऑफ करती है। ये फ़्लाइट दिल्ली की तरफ जा रही है और इस सफ़र को करने में तकरीबन सवा घंटे का समय लगता है। लेकिन इस फ्लाइट पे मौजूद पैसेंजर्स इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनका सवा घंटे का सफ़र कितना लंबा चलने वाला है, क्योंकि पैसेंजर्स इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि उनके बीच 5 हाईजैकर्स भी मौजूद हैं। तो फिर आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसका असर हमें आज भी दिखाई पड़ता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। और मैं जो भी बोलूँगा सोर्सेज के आधार पर बोलूँगा, एक बार आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इस फ्लाइट पर 190 लोग मौजूद हैं, जिसमें से 11 क्रू मेंबर्स हैं और 179 पैसेंजर्स। इन 179 पैसेंजर्स के अंदर 5 हाईजैकर्स हैं। ये 5 हाईजैकर्स बिलोंग करते हैं हरकुत उल मुजाहिदीन ग्रुप को, जो कि एक पाकिस्तानी इस्लामिस्ट जिहादिस्ट ग्रुप है जो कि ऑपरेट करता है कश्मीर के अंदर। फ्लाइट को टेक ऑफ करे हुए तकरीबन 39 मिनट्स हो चुके थे। क्योंकि ये एक सवा घंटे की छोटी फ्लाइट थी, क्रू मेंबर्स को अपना काम जल्दी जल्दी निपटाना था, इसलिए वो पैसेंजर्स को फूड और ड्रिंक सर्व कर रहे होते हैं और पायलट्स को भी ड्रिंक सर्व कर रहे होते हैं। उसी बीच उन पैसेंजर के बीच से 5 लोग मास्क पहनकर खड़े हो जाते हैं और सारे पैसेंजर्स को उनका खाना अपनी सीटों के नीचे रखने को बोलते हैं। चीफ स्टीवर्ड अनिल शर्मा पायलट्स को ड्रिंक सर्व करके कॉकपिट से बाहर निकल रहे होते हैं। उसी बीच एक आदमी आता है और उन्हें धक्का देकर अंदर घुस जाता है। चीफ स्टीवर्ड अनिल शर्मा बताते हैं कि उस आदमी ने मुंह पर रेड मंकी कैप पहन रखा था, उल्टे हाथ में उसकी ग्रेनेड था और सीधे हाथ में रिवॉल्वर। उस आदमी ने कॉकपिट में एंटर करने के बाद सबसे पहले पायलट्स को गन पॉइंट पे लिया और कहा, कोई होशियारी नहीं करेगा, कोई हिलेगा नहीं, तैयारा कब्जे में है। देखिए दोस्तों, तैयारे का मतलब है एरोप्लेन, और तब तक सारे हाईजैकर्स के द्वारा और सारे पैसेंजर्स को अपने कब्जे में ले लिया गया था। दोस्तों, इस फ्लाइट को उड़ा रहे हैं कैप्टन देवी शरण, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जग्गिया। और हाईजैकर्स कैप्टन देवी शरण को इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्लेन को वेस्ट डायरेक्शन में उड़ाते रहने को। एक्चुअली हाईजैकर्स इस प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे। अब प्लेन न्यू दिल्ली की जगह पाकिस्तान लाहौर के डायरेक्शन में उड़ रहा है। अब प्लेन को लाहौर ले जाया जा रहा है। लाहौर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कैप्टन देवी शरण रिक्वेस्ट करते हैं लैंडिंग करने के लिए, लेकिन साफ साफ ATC के द्वारा मना कर दिया जाता है कि आप लाहौर में लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये कम समय की फ़्लाइट थी। इस प्लेन को अर्जेंट रिफ्यूलिंग की ज़रूरत थी। लाहौर में परमिशन ना मिलने के बाद अब प्लेन को कहीं ना कहीं तो लैंड करना ही था, और कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमें इस प्लेन को अमृतसर में लैंड करवाना चाहिए। और हाईजैकर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि प्लेन इंडिया के अंदर लैंड हो, क्योंकि अगर प्लेन इंडिया के अंदर लैंड होता है तो इंडियन गवर्नमेंट के पास एक मौका रहेगा ऑपरेशन चलाने का। और कैप्टन देवी शरण सक्सेसफुल रहते हैं कन्विंस करने में, और शाम 7 बजे इंडिया के अमृतसर के अंदर प्लेन लैंड करता है। अब यहाँ बाजी इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम्युनिकेशन गैप के चलते इंडियन अथॉरिटीज़ इस मौके का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठा पाई। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह बताते हैं उन्हें पता लगा हाईजैक के बारे में टीवी देखकर, और वो भी अमृतसर में प्लेन लैंड करने के 1 घंटे पहले। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा पटना से वापस लौट रहे होते हैं। पटना से दिल्ली के रास्ते इस बीच उन्हें कुछ भी नहीं बताया जाता। जब वो दिल्ली पहुंचते हैं 5:20 पे, तब उनको खबर लगती है कि एक प्लेन हाईजैक हो चुका है। इस हाईजैकिंग को रिजॉल्व करने के लिए एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाता है, जिसे हेड कर रहे थे यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी प्रभात कुमार। यहाँ सबसे अचंभे की बात ये थी, प्रभात कुमार जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को हेड कर रहे थे, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया IB और रॉ के चीफ्स को, जिनके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस थे हाईजैकिंग के केसेस को रिजॉल्व करने के। जहां एक तरफ ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ अमृतसर एयरपोर्ट पे हाईजैकर्स फ्यूल टैंकर ना आता देख फ्रस्ट्रेट हो रहे थे।
अमृतसर के अंदर एक लोकल लेवल कमेटी बनाई जाती है इस हाईजैक को रिजॉल्व करने के लिए, जो कि कमांड्स मान रहा था क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक टास्क असाइन करती है इस लोकल लेवल कमेटी को कि प्लेन को ज़्यादा से ज़्यादा डिले कराने की कोशिश करो, जिससे कि एनएसजी कमांडोज को मौका मिल सके और समय मिल सके अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने का। इसीलिए अमृतसर की लोकल अथॉरिटीज़ ट्राई करती हैं हाईजैकर्स से बात करने की, लेकिन हाईजैकर्स उनसे बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। वो दिल्ली के अथॉरिटीज़ से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि उनका पर्पस सिर्फ दिल्ली के ऑफिशियल्स के थ्रू ही सॉल्व किया जा सकता था। कैप्टन देवी शरण रिक्वेस्ट करते हैं अथॉरिटीज़ से प्लेन को जल्दी से जल्दी रिफ्यूल कराने की। वो बताते हैं यहाँ पर हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो एक एक करके पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। इस बातचीत के होने के बावजूद भी अगले 15 मिनट तक प्लेन के अंदर कोई रिफ्यूलिंग नहीं की जाती है और फ्रस्ट्रेटेड हाईजैकर्स रुपिन कटियाल और सतनाम सिंह पर हमला कर देते हैं, जिसमें रुपिन कटियाल की जान चली जाती है और सतनाम सिंह बुरी तरीके से घायल थे। फिर 8:45 पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा एक प्लान बनाया जाता है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ये सजेस्ट करता है कि क्यों ना कुछ जवानों को बैठाल कर भेजा जाए फ्यूल टैंकर में। वो जाकर एरोप्लेन के टायर्स की हवा निकाल देंगे, जिससे कि दोबारा प्लेन हवा में नहीं उड़ पाएगा। और एटीसी सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम प्लेन के सामने रनवे पे एक टैंकर खड़ा कर दें। इसी प्लान के अनुसार एक टैंकर प्लेन की तरफ भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक गलती हो जाती है। टैंकर का ड्राइवर बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा होता है, इसलिए उससे कहा जाता है कि थोड़ा स्लो करने के लिए, लेकिन शायद यहाँ पे कुछ मिसकम्युनिकेशन होता है। वो डायरेक्टली ब्रेक लगा देता है और वहीं खड़ा हो जाता है। ये सारी चीज़ें हाईजैकर्स कॉकपिट के अंदर से देख रहे थे। वो सोचते हैं कि अभी तो ये गाड़ी इतना तेज़ हमारी तरफ आ रही थी और अचानक से ये गाड़ी एकदम ब्रेक लगा के क्यों खड़ी हो गई। हाईजैकर्स को ये महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ अजीब जरूर हो रहा है यहाँ पर। हाईजैकर्स ऑर्डर देते हैं पायलट्स को कि दोबारा से अब प्लेन को हवा में लेके जाओ, हमें नहीं चाहिए कोई तेल वेल। और बिना एटीसी को इन्फॉर्म किए कैप्टन देवी शरण बोलते हैं वी ऑल आर डाइंग और कहकर प्लेन को दोबारा से टेक ऑफ कर लेते हैं। अब प्लेन 47 मिनट्स के बाद दोबारा से हवा में था और इसी बीच एक बहुत अजीब चीज़ होती है। एटीसी अमृतसर के पास एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें पर्सन अपनी आइडेंटिटी बताता है कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ होम मिनिस्ट्री से, और वो ऑर्डर्स देता है कि आप इस प्लेन को रिफ्यूल कर दीजिए और जाने दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक समझदारी का फैसला किया जाता है एटीसी के द्वारा। वो इस कॉल को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि हम इस समय सिर्फ ऑर्डर्स मानेंगे, तो सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के। इस इंसिडेंट के ख़त्म होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पता किया जाता है कि आखिर ऐसा कॉल किसने किया, लेकिन ऐसा कॉल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से किया ही नहीं गया था। जब बाद में इसकी ट्रेसिंग की गई तब पता चला ये कॉल किसी यूरोपियन कंट्री से आया था। ये सोचने में ही कितना अजीब था, एक ऐसे समय पे जहाँ पे सारी अथॉरिटीज़ एक प्लेन को रोकने का ट्राई कर रही हैं, वहीं पर एक कॉल ये कह रहा है कि आप उस प्लेन को रिफ्यूल कर दीजिए और जाने दीजिए। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अमृतसर से प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और वो लाहौर में लैंड करने वाला था। अमृतसर और लाहौर के बीच तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी है, जिसको कवर करने में तकरीबन 7 मिनट का समय लगता है। लाहौर एटीसी से दोबारा से पायलट्स परमिशन मांगते हैं लैंड करने के लिए, लेकिन एटीसी के द्वारा साफ मना कर दिया जाता है लाहौर में लैंड करने के लिए। वो रनवे की लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं जिससे कि प्लेन लैंड ना करे। लेकिन अब प्लेन के अंदर फ्यूल बहुत कम है, ना चाह करके भी पायलट्स को अब प्लेन को डिसेंड कराना शुरू करना था और वो एक ऐसा स्पॉट ढूंढ रहे थे जहां पर वो इस प्लेन को सेफली लैंड कर सकें। उनको नीचे कुछ लाइट्स दिखाई देती हैं, लेकिन जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तब उनको दिखाई पड़ता है कि वो एक हाईवे पर लैंड करने वाले हैं। ये सारी चीज़ देख पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ये सोचती हैं कि अगर हमने इस प्लेन को परमिशन नहीं दी तो ये प्लेन ज़रूर कहीं ना कहीं लाहौर में क्रैश लैंड कर जाएगा। और इन सब चीज़ों को देखते हुए लाहौर एटीसी परमिशन देते हैं प्लेन को लैंड करने के लिए। बोलते हैं आओ दोबारा से तुम रनवे पर आओ और यहाँ पर लैंड करो। और तकरीबन 8:07 पर प्लेन लाहौर में लैंड कर जाता है। इस दौरान इंडियन अथॉरिटीज़ पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से कंटिन्यूसली बात कर रही थी और अपनी कुछ रिक्वेस्ट रख रही थी उस प्लेन के रिगार्डिंग। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से 2 रिक्वेस्ट की जाती हैं। पहली रिक्वेस्ट ये थी कि दोबारा से इस प्लेन को हवा में ना जाने दिया जाए, यानी कि इस प्लेन को उन्हें रोकना है कि ये प्लेन दोबारा से लाहौर से टेक ऑफ ना कर सके। और दूसरी रिक्वेस्ट ये रखी जाती है इंडिया के हाई कमिश्नर जी पार्थ सारथी, जो कि इस्लामाबाद में थे,
उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाना लाहौर तक, जिससे कि वो हाईजैकर्स से नेगोशिएट कर सकें और इंडियन अथॉरिटीज़ और हाईजैकर्स के बीच एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकें। यहाँ पे सारी चीज़ें पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन उनसे कुछ खास हो नहीं पा रहा था। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई थी, लेकिन 2.5 घंटे लेट करने की वजह से जब तक वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है तब तक प्लेन लाहौर से जा चुका होता है। और जहाँ बात हुई प्लेन रोकने की, मैंने आपको बताया ही कि प्लेन जा चुका था। जहाँ पर बात की जा रही थी कि पाकिस्तान हमारी हेल्प करेगा, वहाँ पर कैप्टन देवी शरण बताते हैं हाईजैकर्स ने कुछ औरतों और बच्चों को प्लेन से उतारने की बात की थी, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने साफ साफ मना कर दिया कि यहाँ पर आप किसी को नहीं उतार सकते। मैंने एटीसी से अनुरोध किया, मैं गिड़गिड़ाया कि सीढ़ी भेज दीजिए। मैं चाहता हूं कि घायल यात्री, कुछ बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को यहां उतार दिया जाए, लेकिन वो नहीं माने। वो अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें ईंधन चाहिए और हम तुम्हें ईंधन देंगे, लेकिन तुम्हें यहां किसी को बिल्कुल उतारने नहीं देंगे। यहां लाहौर एयरपोर्ट पर कोई नहीं उतरेगा। सोर्सेज के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि उन्होंने रनवे की लाइट्स भी ऑफ कर दी थी, लेकिन अगर सच में रनवे की लाइट्स ऑफ थी तो फिर वो प्लेन टेक ऑफ कैसे कर गया। यहाँ पर पाकिस्तान बता कुछ रहा था और कर कुछ रहा था। सोर्सेज के अकॉर्डिंग अथॉरिटीज़ कहती हैं कि पाकिस्तान इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि इंडिया के पास उन हाईजैकर्स की क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर सीधे सीधे पाकिस्तान ने हमारा काम कठिन करने का काम किया था। खुद सोचिए, अगर इंडियन हाई कमिश्नर को टाइम पर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड हो जाता तो कुछ औरतों और बच्चों को हम लाहौर एयरपोर्ट पे ही बचा लेते, और जो इंडियन अथॉरिटीज़ को मिसगाइड किया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा, वो भी नहीं कर पाता। प्लेन अब लाहौर से 10:30 पर टेक ऑफ कर चुका था। हाईजैकर्स प्लेन को काबुल ले जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में काबुल के अंदर प्लेन को लैंड करना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि लाहौर के अंदर रात में प्लेन लैंड कराने के लिए फैसिलिटी ही मौजूद नहीं थी। इसीलिए वो प्लेन को वेस्ट डायरेक्शन में उड़ाना कंटिन्यू करते रहते हैं। उस समय तक ये न्यूज़ पूरे गल्फ रीजन में फैल चुकी थी और मोस्टली कंट्रीज़ ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, जिससे कि ये प्लेन उनकी कंट्री में लैंड ना कर सके। तकरीबन 3 घंटे लगातार उड़ने के बाद फाइनली दुबई के अल मिनाद एयरबेस पर लैंड करने की परमिशन मिलती है। रात के तकरीबन 1:32 पे मिनाद एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड करता है। यूएई की अथॉरिटीज़ नेगोशिएट करती हैं हाईजैकर्स से फ्यूल के बदले, और फ्यूल के बदले मांग रखती हैं 27 पैसेंजर्स को रिलीज़ करने की। हाईजैकर्स उन 27 पैसेंजर्स को दुबई के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। साथ ही एक डेड बॉडी रूपिन कटियाल नाम के व्यक्ति, जिनको बहुत बेरहमी से हाईजैकर्स ने मारा था, और दूसरे सतनाम सिंह, जिनके शरीर पर बहुत ही गंभीर चोटें थीं, उनको भी दुबई एयरपोर्ट पे रिलीज़ किया जाता है। उस समय के रॉ चीफ AS दुलात बताते हैं कि इंडिया यूएई के अंदर एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन कंडक्ट करना चाहता था, लेकिन यूएई की अथॉरिटीज़ ने साफ साफ इनकार कर दिया कोई भी ऑपरेशन चलाने के लिए। इंडिया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी यूज़ करता है। इंडिया यूएसए से रिक्वेस्ट करता है कि वो यूएई पे एक प्रेशर क्रिएट करें, जिससे कि परमिशन मिल सके इंडिया को अपना NSG ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली यूएसए की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिलती है। यूएई की अथॉरिटीज़ केटरिंग ट्रक्स भेजती हैं रनवे के ऊपर, जिससे कि प्लेन दोबारा से टेक ऑफ ना कर सके, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ नोटिस कर ली जाती हैं हाईजैकर्स के द्वारा, और दोबारा से पायलट्स के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है प्लेन को हवा में ले जाने के लिए। कैप्टन देवी शरण बाद में बताते हैं कि वो चाहते तो केटरिंग ट्रक्स के अंदर प्लेन को क्रैश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, एक एरोप्लेन के अंदर उसकी फ्यूल की स्टोरेज उसके विंग्स के अंदर होती है। यहाँ पर कैप्टन देवी शरण बताते हैं कि अगर वो केटरिंग ट्रक के साथ टक्कर करते एरोप्लेन की, तो प्लेन के विंग्स की टक्कर होती, जिससे प्लेन में आग लगने के 101% चांसेस थे। और कैप्टन देवी शरण का कहना था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे बिना अथॉरिटीज़ के परमिशन के। और सुबह तकरीबन 6:20 पर प्लेन दुबई से भी टेक ऑफ कर लेता है।
सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव उन पैसेंजर्स को जो दुबई में उतारे गए थे वापस इंडिया लेकर आते हैं। इन पैसेंजर्स से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो बताते हैं कि औरतों, बच्चों और आदमियों को अलग अलग करके रखा गया है और सारे पैसेंजर्स की आंखों पर पट्टी बांधी गई है। पट्टी बनाने के लिए उन्होंने सीट के कवर का इस्तेमाल किया है। एक लेडी बताती हैं जब उनका बच्चा भूख से रोने लगा तो वो डांट कर उसको चुप कराने को बोलते हैं। सुबह के तकरीबन 8:33। अब तारीख हो चुकी है 25 दिसंबर। प्लेन कांधार एयरपोर्ट पर लैंड करता है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी गवर्नमेंट थी। प्लेन के लैंड होने के बाद तालिबानी फोर्सेस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सोर्सेस के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट तालिबानी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी कांटेक्ट तालिबानी गवर्नमेंट से नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। फ़ौरन ही कॉन्टैक्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया तालिबानी गवर्नमेंट से बात करने के लिए। तालिबान इंडियन अथॉरिटीज़ को बताता है उसने प्लेन को आर्म फोर्सेस के साथ चारों तरफ से घेर लिया है, जिसका रीज़न वो बताते हुए कहता है कि उसने प्लेन को इसीलिए घेरा है जिससे कि किसी भी पैसेंजर को हाईजैकर्स चोट ना पहुंचा सकें। लेकिन अगर हम बात करें असलियत की तो यहाँ पे प्लेन इसीलिए घेरा गया था जिससे कि इंडिया कोई भी एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन कंडक्ट ना कर सके अफगानिस्तान के अंदर। प्लेन के अंदर हॉस्टेजेस की कंडीशंस बहुत ख़राब थी। उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा था और उनको कम से कम पानी दिया जा रहा था जिससे कि वो टॉयलेट्स का कम से कम इस्तेमाल करें। और बात करें अगर टॉयलेट्स की तो टॉयलेट्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। इधर इंडियन अथॉरिटीज़ 2 दिन का समय लेती हैं स्ट्रेटेजाइज करने के लिए कि कैसे नेगोशिएट किया जाए हाईजैकर्स के साथ। हाईजैकर्स अपनी शुरुआती डिमांड्स में डिमांड करते हैं कुछ प्रिजनर्स को छोड़ने की बदले में हॉस्टेजेस के, लेकिन उस समय के तत्कालीन होम मिनिस्टर LK आडवाणी जी बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे किसी भी प्रिजनर को छोड़ने की बदले में हॉस्टेजेस के। लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करना चाहते थे। 27 दिसंबर को इंडियन नेगोशिएटर्स की टीम कंधार भेजी जाती है। शुरुआती नेगोशिएशंस में हाईजैकर्स डिमांड करते हैं मसूद अजहर की रिहाई को, जिसके बदले वो 10 भारतीय, 5 विदेशी और उसके बाद कुछ और पैसेंजर्स को अगर उनकी बातें मान ली जाती हैं तब छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन यहाँ इंडियन नेगोशिएटर्स के द्वारा साफ साफ इनकार कर दिया जाता है। यहाँ इंडियन नेगोशिएटर्स के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश की जाती है हाईजैकर्स के ऊपर कि जब तक वो अपनी फाइनल डिमांड्स नहीं बताएंगे अपनी हाईजैकिंग को रद्द करने की, तब तक वो ना कोई डिमांड सुनेंगे ना ही मानेंगे। हाईजैकर्स की साइकोलॉजी थी अगर वो हॉस्टेजेस को धीरे धीरे करके छोड़ेंगे तो वो इंडियन अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट से अपनी मांगें ज़्यादा से ज़्यादा मनवा सकते हैं। और सक्सेसफुली इंडियन नेगोशिएटर्स हाईजैकर्स से उनकी फाइनल डिमांड्स को बाहर निकलवा ही लेते हैं। हाईजैकर्स के द्वारा फाइनल 3 डिमांड रखी जाती हैं, जिसमें पहली डिमांड थी $200 मिलियन, वो भी कैश में, और दूसरी डिमांड थी 36 कैदियों की रिहाई, और आखिरी डिमांड जो कि शायद इस हाईजैकिंग की एक वजह भी थी सोर्सेस के अकॉर्डिंग, हरकत उल मुजाहिदीन के चीफ सज्जद अफगानी की डेड बॉडी, जिसे BSF ने 1994 में अरेस्ट किया था और उसी के साथ मसूद अजहर को भी अरेस्ट किया था। 1999 में कुछ उसके साथी और सज्जद अफगानी जेल से भागने की कोशिश करते हैं। वो 23 फीट गहरी एक टनल बनाते हैं, लेकिन प्रिजन के गार्ड्स को पता लग जाता है कि वो भागने का ट्राई करने वाले हैं, और जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो पुलिस और उन कैदियों के बीच थोड़ी मुठभेड़ हो जाती है। उस मुठभेड़ में सज्जद अफगानी को काफ़ी गंभीर चोटें आती हैं, जिसके चलते आगे जाके उसकी मौत हो जाती है, और उसी बॉडी को ये हाईजैकर चाहते थे। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग हरकत उल मुजाहिदीन के प्रिजनर्स को रिलीज़ कराने के लिए ही इस हाईजैकिंग को अंजाम दिया गया था। 36 कैदियों की रिहाई की डिमांड को इंडियन नेगोशिएटर्स 3 कैदियों की रिहाई पर लाकर खड़ा कर देते हैं, और इन 3 कैदियों के नाम थे मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर, ओमार शेख। और ये तीनों कैदी जम्मू एंड कश्मीर की जेल में बंद थे, इसीलिए उस समय के रॉ चीफ AS डोलाट इनको लेने के लिए जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला इन प्रिजनर्स की रिहाई पे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका ऐसा मानना था इन प्रिजनर्स की रिहाई पर हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिसकी शायद हम लोगों ने चुकाई भी है। लेकिन उस समय परिस्थितियां और हालात कुछ इस तरीके के थे
कि सरकार को इन कैदियों को छोड़ना एक मजबूरी बन गया था। सरकार की नाकामी से नाराज रिश्तेदार विदेश मंत्री जसवंत सिंह के संवाददाता सम्मेलन में घुस गए और मांग करने लगे कि सरकार यात्रियों को छुड़वाए। वो भविष्य में हमें सारी जानकारी देंगे ताकि हमें इधर उधर ना भटकना पड़े और इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना घुसना पड़े। दुनिया भर में टेलीविजन नेटवर्क्स पर ये खबरें प्रसारित होने से भारत सरकार पर हाईजैकर्स से बातचीत करने के लिए दबाव बढ़ने लगा। 30 दिसंबर को इन कैदियों को जम्मू कश्मीर से दिल्ली लाया जाता है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह के साथ इन्हें एक प्लेन पर बैठाकर कंधार भेज दिया जाता है और उसके अगले दिन 31 दिसंबर को इन तीनों कैदियों को रिलीज कर दिया जाता है। दूसरी तरफ से हाईजैकर्स भी हॉस्टेजेस को रिलीज कर देते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा सोचना था कि जब हाईजैकर्स प्लेन को छोड़कर जा रहे होंगे और सारे हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर देंगे तो तालिबानी गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर लेगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हुआ। यहाँ पर एक सेफ पैसेज प्रोवाइड कराया गया तालिबान के द्वारा इन हाईजैकर्स को और इनको पाकिस्तान बॉर्डर पर छोड़ के आया गया। इससे साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का इस हाईजैक में कितना बड़ा हाथ था। इन प्रिजनर्स के रिलीज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ हमारे भारत के भविष्य पे, जिसमें ये सारे हमले शामिल हैं। और मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं सारे सोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसी के साथ